यस सर। तो आज नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। ठीक है। अच्छा, अब आपके 2 चैप्टर हो गए हैं तो अब टेस्ट भी होगा, ठीक है? अभी तक टेस्ट नहीं बना आप लोगों का। नहीं सर। अब टेस्ट भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? फिजिक्स के टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। ओके बेटा। सो नेक्स्ट चैप्टर इज साउंड। शुरू करते हैं साउंड। साउंड क्या है, कोई मुझे बताएगा? हम्म। बोलो। अच्छा, सबसे प्यारा साउंड क्या लगता था जब आप स्कूल जीवन भर में? कौन सा साउंड लगता था सबसे अच्छा वाला? हम्म। बताओ। सर स्मूथ। हम्म। मैं बताऊँ सबसे अच्छा साउंड मेरे को क्या लगता था बचपन में? बताऊँ? स्कूल का बेल एट टाइम ऑफ, यस सर। जब छुट्टी होती है ना। हाँ, है ना? इतना नहीं लिखना है। स्कूल बेल का साउंड सबसे अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? अभी आजकल अलग बात है, कुछ सालों से आपने सुना नहीं हाँ वो सर। साउंड, है ना? तो स्कूल बेल से लेकर अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो भी तो कुछ भी सुनते हो तो बेसिकली साउंड ही है ना यार। हम्म। कुछ भी सुनते हो तो साउंड ही है ना। आप अगर मान यस लीजिए सर। तबला सुन रहे हो, गिटार सुन रहे हो, या आप प्रवीण सर को सुन रहे हो, है ना? सब तो साउंड ही है ना। सुनने का मतलब क्या सुनाई दे रहा है? साउंड सुनाई दे रहा है। तो साउंड है क्या आखिरकार? हम्म। सर जो वाइब्रेशन निकलता है। बाप रे बाप, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। साउंड सिंपली है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट causes सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और क्या चाहिए? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस तो फॉर्म ऑफ एनर्जी सर। जिसकी वजह से हम सुनते हैं चीज़ों को, वो क्या कहलाता है? साउंड कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, इससे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है क्या साउंड की? जबरदस्ती इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है क्या हमको? हम्म। नो सर। नो सर। तो आप लाइफ में जितने साउंड सुने हैं आज तक, उसके बारे में जितने के बारे में सोच सकते हो अपने दिमाग में सोच लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? जितने चाहे उतने सुन सकते हो, ठीक है? पर सवाल ये उठता है कि आप कोई भी साउंड सोचो, सबके सब के आपको सुनाई दिया तभी ना सुना, आपको समझ में आया कि साउंड है। हम्म। यस सर। सो बेसिकली अब सवाल ये उठता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? क्यों है साउंड, हमें क्यों सुनाई दे रहा है, या जो साउंड एनर्जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो कहाँ से आ रही है, राइट? है ना? सो इसका जवाब क्या होगा? सर इसका जवाब होगा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ओके बेटा। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडीज से प्रोड्यूस होता है। ओके बेटा। ओके सर। यस सर। कहने का मतलब ये है, आप कोई भी साउंड इमेजिन करिए। सबसे सिंपल साउंड क्या सोच सकते हैं आप? वो जो आप खुद बोल रहे हो, राइट? कभी भी टेस्ट कर सकते हो ना उसको। तो आप कुछ भी बोल के देखिए और तो अपने थ्रोट पे ऐसे हाथ रखिए। एक वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए? यस यस हो रहा है। सर। अगर स्ट्रिंग का यस सर। गिटार, सॉरी गिटार का अगर मैं स्ट्रिंग प्लग करता हूँ तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है कि नहीं करती?
यस सर। करती है। यस सर। अगर आप स्कूल की बेल के बारे में बात करो, वो आप स्कूल तो जा नहीं सकते, आप घर में क्या कैसे क्रिएट कर सकते हो स्कूल बेल, कोई बता सकता है? कोई आइडिया है? एक आइडिया है सिंपल सा, क्या? सर घंटी बजा सकते हैं। अरे घर में मम्मी का किचन में जाओ, वहाँ से कुकर उठाओ, कुकर को टांग दो रस्सी से और उसको डंडे से पीटो, हो गई घंटी। हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब कुकर नहीं उठाना है, सस्पेन उठा लो, कुछ भी उठा लो, राइट? तो अब जब उसको आप डंडे से पीटोगे तो आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगा लगातार। एक बार मारोगे तो ऐसा नहीं कि एक बार आवाज आएगी टक, आवाज ऐसा आएगी टन, आएगी कि नहीं आएगी? सर गूंजने लगेगा। हाँ, गूंजने की आवाज आती है, यस सर। टन ऐसे आवाज आती है। तो उसको एक बार डंडे से पीटने का टच करके देखो, देखो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आई बात? वो वाइब्रेट करेगा। ओके बेटा? सर रुक जाएगा। तो धीरे धीरे रुकेगा। धीरे धीरे रुक जाएगा, पर जब तक वाइब्रेट करेगा तभी तक सुनाई देगा। ओके, यस सर। समझ में आई बात? तो आप साउंड क्रिएट करने के अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो बाय क्रिएटिंग सम वाइब्रेशंस। ओके, हाँ या ना? यस। ओके बेटा? यस। ओके। जैसे कि आपकी बुक्स में दे रखा है, क्या करो, एक मैच बॉक्स लो, उसके ऊपर, अच्छा मैच बॉक्स ये मान लो ऐसा है, उसके ऊपर आप लेट से 2 पेंसिल रख दो, एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, ठीक है बेटा? ये 2 पेंसिल्स हो गए, और अपना रबर बैंड इसके ऊपर से ऐसे पास करा दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? पेंसिल्स के ऊपर से। अब ये जो रबर बैंड है यहाँ पे, ये स्ट्रेच्ड है, हाँ या ना? स्ट्रेच्ड। अब इसको अगर आप हल्का हल्का प्लग करोगे तो इट विल वाइब्रेट और आपको एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कि स्ट्रिंग कितना स्ट्रेच्ड है, आपका जो मैच बॉक्स है वो कितना बड़ा है, क्या साइज़ है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। स्ट्रिंग की थिकनेस क्या है, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, रबर बैंड की थिकनेस क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पर इससे एक साउंड क्रिएट हो जाएगा। ये आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने घर पे बना लिया। ओके बेटा? यस। समझ में आ रही बात? तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन कहीं पे भी करवा के आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जल तरंग का नाम सुना? जल तरंग यस सर। नहीं सुना होगा ना? अरे वो वाला सुना होगा, नाम तो नाम नहीं मालूम होगा, पता सबको होगा कि होता क्या है। सर सुने। हाँ, हो सकता आपने सुना है, सब लोग हो सकता ना सुने हो। तो क्या है, ग्लास ले लो, ग्लास में थोड़ा सा पानी भर दो। ठीक है, ऐसे खूब सारे ग्लास ले लो, अलग अलग साइज़ के, इसमें अलग या सेम साइज़ के, इसमें अलग अलग लेवल तक पानी भर दो, और उसको फिर यहाँ से स्टिक से मारोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना? यस सर, हम सुने हैं। तो यस सर। ऐसे हम भी सुना। अगर सही प्रॉपरली लेवल ऑफ पानी को हम अरेंज करें, उससे प्रॉपरली म्यूजिक क्रिएट करें, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? जल तरंग कहेंगे। ओके बेटा? ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। वैसे साउंड क्या होता है आपको पता है? वैसे साउंड क्या होता है? तो बेटा साउंड इज अ वेव। साउंड क्या होता है? वेव होता है। ठीक है, वेव क्या होता है आपको ठीक से नहीं मालूम, बट साउंड क्या होता है? वेव होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें भी साउंड कैसा वेव है? इसमें भी साउंड कैसा वेव है? कोई बताएगा? साउंड वेव है, और साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल वेव का मतलब होता है
कि इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ओके, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं करता, मतलब वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ओके। यस। अगर आप मून पे चले जाओ तो क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से बोल के बातें नहीं कर सकते एक दूसरे से। वैसे भी वहाँ पे कैसे बात करोगे, मास्क खोल दोगे तो दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। पर अगर हम किसी तरीके से सरवाइव कर भी रहे हों तो वहाँ बोलकर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते सिंपली। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सके। ओके बेटा, और इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास में कर चुके हैं, किए कि नहीं किए? नहीं किए? याद है वो जार था जिसको वैक्यूम बनाया था आपने? नहीं सर। नहीं किया? आप लोगों ने नहीं किया? नो सर। अच्छा, शायद आपके सीनियर बैच को कराया गया, आपको नहीं कराया गया। कोई बात नहीं। आपके नंबर आने से पहले शायद लॉकडाउन वगैरह हो गया होगा कुछ। तो ये जार लो। हाँ, जार में लेट से आप अपना एक मोबाइल फ़ोन रख दो, छोटा वाला। ये फ़ोन है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती, ये फ़ोन है। सर मुझे पता है इसमें क्या होता है। हाँ, और इसके बाद क्या करो ना, इसका ढक्कन बंद कर दो। और हम लोगों ने क्लास में कैसे किया था, हम लोगों ने इसके बाहर इससे एयर सक करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया था। आपके वैक्यूम पंप लगाया नहीं था, बनाया था आपके। उसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया था, सिरिंज यूज़ किया था, और क्या नाम है आपके जो टायर में जो ट्यूब में जो वॉल्व होता है ना जिससे हवा भरते हैं, यस सर। उसका यूज़ किया था। उन दोनों का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया था। आपकी बुक में वैक्यूम क्रिएट करने का दूसरा तरीका बता रखा है कि मुंह से एयर सक करो। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। इससे आपने एयर सक कर लिया तो वैक्यूम पंप में अगर आपने एयर निकाल दिया, उसके बाद अगर आप इस मोबाइल पे कॉल करोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप इस मोबाइल पे कॉल करोगे तो इसके जो रिंगिंग साउंड है वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए। सर अंदर कोई मीडियम नहीं था फ्लो कर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि अंदर कोई मीडियम नहीं है, पूरा वैक्यूम है, साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है, बाहर आएगा कैसे? ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, हम लोगों Yes, ने sir. शायद इसमें मोबाइल फ़ोन नहीं डाला था, हम लोगों ने सिर्फ इसमें बलून डाल के बलून को फुलाया था। ये किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने? नहीं सर। ये भी No, नहीं sir. किया, ये भी नहीं किया था। No, चलो, sir. ठीक है, जो भी है। तो साउंड एक वेव है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ये तीन चीज़ें क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बात Yes. बताओ मुझे, आप लोगों ने खुद से कभी पेपर से कुछ बनाया है साउंड का प्रोड्यूस करने का? कोई बाजा वाजा कुछ बनाया है कभी कि नहीं बनाया? यस सर, ग्लास में रबर बैंड बांध के। ग्लास में रबर बैंड बांध के बनाया है? अच्छा, यस सर। एक चीज़ सिखाऊं मैं आपको? यस सर मैंने ग्लास में ना एक ना बैलून को फोड़ के उससे बनाया है। अच्छा, बैलून के बाहर में जो होता है ना हाँ, उससे हाँ। कवर करके ग्लास को फिर उससे बनाया है हाँ, वेरी गुड, वेरी प्लास्टिक गुड, वेरी गुड, वेरी मॉडल गुड। ये सब तो फिर भी टाइम लगता है ना। हम सिंपल एक प्लेन पेपर का यूज़ करके एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पता है? सर वो पटाखा जैसा जो आवाज करता है। वो तो हाँ, वो भी है। वैसे करके फट करके फेंको, मारो तो आवाज़ आता है, पटाखे जैसा आता है कि नहीं आता? यस सर। हाँ, बनाया कि नहीं बनाया कभी वो? सर वो बनाया है। बनाया सर ना, बहुत सर बहुत बनाया है। है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में है ये वाला बनाया कभी कि नहीं बनाया? नहीं सर। नहीं बनाया? ये दिखने में No, sir. समझ में आ गया कैसे बनेगा? नहीं। सिर्फ ये पेपर है जिसको ऐसे फोल्ड कर रखा है और आगे यहाँ से ऐसे काट रखा है। ओके,
अब अगर आप इधर से एयर पुश करोगे ना, हाथ में ऐसे पकड़ के फू करके पुश करोगे ना, तो एक क्या बोलते हैं उसको, मैं तो पीपड़ी कहता हूँ, आप पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वो जो बच्चों के जूते में लगा होता है ना, छोटे बच्चों के जूते में चलते हैं तो कुछ 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 आवाज़ आती है, यस सर। उस तरीके का कुछ साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। बस उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितनी देर तक फूंक मार सकते हो, कितनी तेज़ फूंक मार सकते हो, बट कुछ कुछ उस तरीके का साउंड इससे क्रिएट होता है, ठीक है बेटा, ट्राई करना, ठीक है। सिंपल सा काम है ना, करना क्या है, पेपर फोल्ड करना, आगे से कट लगाना है, हो गया, ओके सर। है ना। ट्राई करना कभी खेलने के लिए, जरूरी थोड़ा ना हर चीज़ हमेशा पढ़ाई के लिए सीरियस ही रहे, जब पढ़ाई खेल कूद की हो सके तो अच्छी है ना। ओके, सर साउंड, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा, सर आप बोले कि एक मीडियम चाहिए। हाँ सर अगर हम लोग वैक्यूम के बिना सिर्फ जार में मोबाइल रखे और सिंपली ढक्कन बंद कर दे और उसके बाद उसमें कुछ बजाए तो बजेगा, बेटा, बाहर आएगा आवाज? साउंड आएगा, थोड़ा कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि वो जो जार होगा वो काफ़ी सारा साउंड एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर आने नहीं देगा, ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए Yes, अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है आपको वैक्यूम वाला, तो मोबाइल फ़ोन को फुल साउंड में रखना होगा, ठीक है। उसका जो रिंगिंग साउंड होगा वो फुल रखना होगा, तब जाके आपका ये एक्सपेरिमेंट का कोई सेंस है। नहीं तो क्या होगा, आप ढक्कन बंद करोगे, साउंड ऐसे आना बहुत कम हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़े। सर एक बार इससे पहले वाला स्लाइड दिखाइए ना। उससे पहले वाला स्लाइड, उसमें कुछ लिखा था क्या मैंने? बेटा आपके इस चैप्टर में सच बताओ ना, पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। कुल मिला के 6 से 7 लाइन है। मैं जितने एग्जाम्पल दे रखे बुक में, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब थ्योरी वाइज 6 से 7 लाइन्स ही हैं इस चैप्टर में आपकी बुक में, ओके। तो पहले उसको कवर करेंगे, फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। अब देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जरूरी नहीं है वो एयर ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एयर ही हो, ओके बेटा। ये साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और सॉलिड्स में भी ट्रेवल करता है। इसके लिए भी आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वही दिखाऊंगा, कुछ नया एग्जांपल बनाने की क्या ज़रूरत है। क्या बोल रहा है ये कि एक बेल लेके आप एक टब में पानी भर लो, उसके अंदर बेल लेके बेल बजाओ, कान को पानी के जस्ट ऊपर रखना, डुबोना मत, नहीं तो कान में पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको रिंगिंग साउंड बेल का सुनाई देगा। मतलब क्या है, साउंड कैन ट्रेवल इवन इन लिक्विड्स, ओके, है ना। यस सर। और ये वाला तो सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी कर ही रखा होगा। इसी लकड़ी से करवा रहा है, मीटर स्केल से करा रहा है, आपने प्लास्टिक के रॉड से किया होगा, पाइप से किया होगा, कभी ना कभी किया ही होगा कि एक एंड कान में लगा दो, दूसरे एंड को अगर आप हाथ से रगड़ते हो तो साउंड आता है कि नहीं आता, यस सर। है ना। यस सर। क्योंकि सर वो कप वाला भी किए, कप से थ्रेड हाँ, जाता है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे, इसमें ये कप वाला एक्सपेरिमेंट है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ट्राई, ये कभी बनाया आप लोगों ने कि नहीं बनाया? सर बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया मैंने भी था बचपन में, मेरा काम नहीं किया था, मैं बहुत दुखी हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा। फिर बाद में जब बड़ा हुआ तब समझ में आया कि यार अगर ये बनाना था ना, तो रस्सी को बीच यूज़ करते हुए रस्सी को टाइट करना था, स्ट्रिंग को टाइट करना था, ओके। यहाँ डायग्राम में देखिए स्ट्रिंग एकदम टाइट है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एकदम बहुत ही मजबूत ग्लास ले लिया, मजबूत ग्लास ले लोगे तो नहीं होगा, कागज़ का ही ग्लास लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर स्टिफ ग्लास ले लोगे, लेट से प्लास्टिक का ग्लास ले लोगे, तो हो सकता है साउंड ना आए, ठीक है बेटा, ओके। ओके वो जो मोटा पेपर वाला ग्लास होता है ना, उसी से इसमें साउंड आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, ओके बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होगा क्या, होता क्या है एक्चुअली, ये जो ग्लास है इसका जब आप इसके अंदर बोलोगे तो उसका बॉटम सरफेस जो है वो थोड़ा वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। जब वो करेगा तो क्योंकि उससे साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है, उस स्ट्रिंग में भी हल्का सा वाइब्रेशन आएगा ना। यस। वो वाइब्रेशन स्ट्रिंग में ट्रेवल करेगा और यहाँ वाला जो ग्लास है इसके सरफेस को वाइब्रेट कराएगा ना। यस सर। वो जो सरफेस वाइब्रेट कर रहा है उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं?
डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम, DIAPHRAGM, वो जी नहीं बोलते, डायफ्राम बोलते हैं। ओके, ठीक है बेटा, मैं स्पेलिंग नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब जो ये वाला सरफेस है वाइब्रेट करेगा, जो आपके दूसरे आपके फ्रेंड के कान में लगा हुआ है, तो उससे जो साउंड क्रिएट होगा वो आपका फ्रेंड सुन पाएगा, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। एंड वी हैव ट्राइड दिस इन Yes, sir. इन क्लास इन लास्ट ईयर। और क्या हुआ था, हमने जो स्ट्रिंग लिया था वो पूरी क्लासरूम के लेंथ के बराबर था, करीब करीब 30 फीट के बराबर था स्ट्रिंग, ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पर खड़े होके अनिल सर कुछ बोल रहे थे, यहाँ पे खड़े होके मैं कुछ सुन रहा था। अनिल सर जो बोल रहे थे, बीच में पूरे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है। अनिल सर जो बोल रहे थे वो बीच में इन स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं दे रहा था, पर मुझे सुनाई दे रहा था। ओके, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब वो अपना मीडियम से बाहर नहीं जाएगा? मतलब ये है कि साउंड जो है ना वो सॉलिड्स में ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल कर रहा है। साउंड सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है बेटा? सॉलिड में। सबसे धीरे किस में? तो गैसेज में। ओके, तो इसीलिए वो सॉलिड से गैस में नहीं आया, मतलब एयर में नहीं आया। नहीं, मतलब वो इतना धीरे बोल रहे थे अनिल सर कि बीच में रास्ते में किसी को सुनाई नहीं दे, पर वो जो धीरे आवाज़ है वो भी इसमें से ट्रेवल करके मेरे को इतनी दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, ओके सर। साउंड सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है? सॉलिड्स में। सबसे धीरे गैस में। और मीडियम स्पीड किस में होती है? लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ नंबर्स बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए सिर्फ कोट कर रहा हूँ। साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? तो 330-340 मीटर पर सेकंड के आसपास। कितनी? मतलब कि 3 सेकंड में 1 किलोमीटर लगभग लगभग। ओके बेटा, समझ में आया? 3 सेकंड में 1 किलोमीटर। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, माई स्कूल का जो सेंटर है वहाँ से आपके घर तक पहुँचने में कितना टाइम लगना चाहिए साउंड को? किसी के घर में 10 सेकंड लगेगा, किसी के घर में 15 सेकंड लगेगा, किसी के घर में 1 सेकंड में पहुँच जाएगा, है ना? समझ में आ रही बात? क्योंकि हर एक 3 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है साउंड एयर में। ठीक है बेटा? ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। वही साउंड अगर मैं पानी के अंदर छोड़ दूं, अगर वाटर में ट्रैवल करने के लिए बोलूँ उसको, तो उसको ट्रैवल करने की स्पीड कितनी होती है? तो करीब करीब 1500 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर। ओके, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा है पानी में एयर के मुकाबले। ओके, और उसी को अगर मैं आयरन रॉड में या स्टील रॉड में ट्रैवल करने को बोलूँ तो क्या स्पीड हो जाती है? 5000 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 किलोमीटर 1 सेकंड में। ठीक है बेटा? मतलब क्या है? 300, 1500 एंड 5000, ये 3 नंबर्स आपको बता रहा हूँ। 300 नहीं है, 330, 340 के आसपास है, बट समझ गए ना बात को कि नहीं समझे? सर समझ गए। समझ गए? ठीक है, अब देखो ये वाला जो सरफेस वाइब्रेट किया था जिसकी वजह से हमें कान में सुनाई दिया था, उस चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रिंसिपल की वजह से हम लोग साउंड सुन पाते हैं। ठीक है बेटा? इसके लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ दे रखा है। क्या किया? एक कंटेनर के में एक तरफ से ढक्कन खोल दिया, वहाँ पे क्या लगा दिया? रबर लगा दिया। ओके, और दूसरी तरफ होल कर दिया, दूसरी तरफ पूरा का पूरा बॉटम काट दिया, मतलब प्लास्टिक का कंटेनर लिया, नीचे से काट दिया, ऊपर ढक्कन खोल के फेंक दिया। ठीक है, जहाँ ढक्कन खोल के फेंका वहाँ पे क्या लगा दिया? एक रबर को स्ट्रेच करके लगा दिया, बलून को स्ट्रेच करके लगा दिया। ओके बेटा, दिख रहा है कि बड़ा करूं? ठीक है, इसको रबर को स्ट्रेच करके लगा दिया। अब क्या किया? इसके ऊपर ना थोड़े से गेहूं के या राइस के दाने, गेहूं से बेटर राइस के दाने रख दिए। फिर इसमें जब नीचे से बोला तो क्या हुआ? ये राइस के जो दाने हैं ये वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, जंप करेंगे। क्यों जंप करेंगे? क्योंकि जब यहाँ से साउंड यहाँ तक पहुँचा तो क्या हुआ बेटा? ये जो सरफेस है रबर का, इसको क्या बोलेंगे? डायफ्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायफ्राम। ये डायफ्राम वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसलिए उसके ऊपर रखे हुए ये जो दाने हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इस फोटो में, और उसके ऊपर जो रखे हुए राइस के जो ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स भी वाइब्रेट करेंगे। वो भी डायमंड। ठीक है, समझ में आई बात? वो डांस करेंगे। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट है किस चीज़ का? कि एक तो साउंड वाइब्रेशन है ना, दूसरा जब साउंड किसी डायफ्राम पे पड़ेगा तो डायफ्राम भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है बेटा?
यस सर। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे ईयर्स काम करते हैं, हमारे जो कान है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ओके बेटा, देखिए हमारा जो ईयर ड्रम है वो कुछ नहीं है, वो ये वाला डायफ्राम है। ओके बेटा, साउंड यहाँ से एंटर किया, ये आउटर ईयर है, साउंड यहाँ से एंटर किया, इस ईयर ड्रम पे पड़ा, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, ये ईयर ड्रम इस बहुत ही सेंसिटिव बोन से कनेक्टेड होता है, बोन वाइब्रेट करेगा, वो सिग्नल जो हमारे ब्रेन तक जाएगा और हम साउंड को सुन पाएंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। पक्का ना? देखो ईयर का स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अलग से मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी बुक में, इस बुक में तो बहुत कम दे रखा है ईयर का स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ स्कूल्स में ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बातें कर रखी है। ओके, सो वो आवाज़ में अलग से कवर होगा आपका ईयर का स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन प्रिंसिपल क्या समझ में आ गया? साउंड आया, इस ईयर ड्रम को ऑसिलेट कराया, ईयर ड्रम से कुछ बोन्स कनेक्टेड हैं, बोन्स बहुत ही हल्के से वाइब्रेशन को भी सेंस कर लेंगे, उससे बोन्स वाइब्रेट करेंगे, उससे वाइब्रेशन से वो जो वाइब्रेशन का जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, उससे हमको समझ में आएगा कि किसने क्या बोला। ओके बेटा, यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से ऐसे टॉपिक पे जो, हाँ, जो आपको पढ़ने, जो जिसमें कुछ पढ़ाने लायक है। ठीक है, अभी तक का तो वही सब टाइम पास ही था कि बेटा ये होता है, साउंड उसमें ट्रैवल करता है, ईयर में ईयर ड्रम होता है, यही सब था ना। तो हम बात कर रहे थे किसकी? वाइब्रेशंस। किसके बारे में बात कर रहे थे? वाइब्रेशंस, है ना। देखो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? एक पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? सर, which continues after a fixed duration of time. Motion that repeats after a fixed interval of time. इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? सर, The earth revolving the sun. अर्थ का मोशन जो है क्या? सर क्लॉक। क्लॉक, हाँ, क्लॉक में जो मिनट हैंड और आवर हैंड है और सेकंड हैंड है उनका जो मोशन है। और कोई एग्जांपल? बहुत सारे हो सकते हैं ना। नाइट। बोलिए सर, रात और दिन का समय। बेटा वो तो अर्थ का मोशन, तो अर्थ का है ना, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, रोशनी होना और उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कर सकते हो, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। और क्या हो सकता है सर? पेंडुलम का मोशन हो सकता है। पेंडुलम समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर, हम बोले थे pendulum. अच्छा, पेंडुलम बोले थे, चलो। है ना, ये पेंडुलम मोशन भी कैसा है? पीरियोडिक मोशन। ओके बेटा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये पीरियोडिक मोशन हो गया, उसके अंदर क्या आएगा? एक आएगा ऑसिलेशन आएगा। क्या आएगा? ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? ये होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। ठीक है, क्या होगा ये? इसका एग्जांपल सिंपल क्या है? पेंडुलम। क्या हो रहा है पेंडुलम में? आप सोचिए जरा, ये जो बॉब है ये इधर जा रहा है, तो मीन पोजीशन से यहाँ तक आया,
फिर यहाँ जाने के बाद वापस जाएगा, तो मीन पोजीशन तक, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया फ्रो, समझ में आया। यस सर। फिर दूसरी तरफ जाएगा, वहां से वापस आएगा, है ना। समझ में आई बात। तो इसमें क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, दिस इज योर मीन पोजीशन। ऐसे किसी भी मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। और कोई एग्जांपल बता सकता हो कोई ऑसिलेशन का मेरे को? सोच के बताओ। सर जो स्टिचिंग मशीन का नीडल होता है। बेटा वो नहीं है, वो पीरियोडिक मोशन कह सकते हो, बट उसको आप ऑसिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई मीन पोजीशन है नहीं। मीन पोजीशन का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जहाँ पे अगर उसको छोड़ दोगे तो वो पड़ा रहेगा वहाँ पे, मतलब यस सर। ठीक है। तो इसका सर एक उसका टेस्ट में जो पॉइंट रहता है वो। ये देखो, एक एग्जांपल क्या है, ये स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग के आगे एक ब्लॉक लगा दो, ठीक है बेटा। अब अगर आप ब्लॉक को इधर खींचोगे और छोड़ दोगे तो वापस आएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। सर गिटार में भी वैसा ही होता है सर, गिटार का स्ट्रिंग में। वहाँ पे आते हैं अभी। इधर जाएगा, फिर ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, फिर वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? यस सर। ये जो ब्लॉक का मोशन है वो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यही होगा ना मोशन इसका। तो ये क्या है, अनदर एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है बेटा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट वेरी फास्ट ऑसिलेशन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। फास्ट ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। जनरली इसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है और बहुत जल्दी जल्दी ये टेक प्लेस करता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी ये मतलब अपना मोशन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। नाउ कुछ टर्म्स यहाँ पे एसोसिएटेड है ऑसिलेशन से। सबसे पहला टर्म क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो, पीरियोडिक मोशन क्या था, मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। दिस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके बाद मोशन रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहता है, ठीक है बेटा। ओके और नॉट ओके? ओके सर। ओके सर। सर सर ओके, ठीक है। सो देखिए जरा यहाँ पे, ये जो टाइम पीरियड हो रहा है, इस मोशन का जो टाइम पीरियड है, या इसका छोड़िए, अर्थ का मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? सर 365 डेज। 365 डेज होगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 730 डेज के बाद भी मोशन रिपीट होगा कि नहीं होगा? हम ऐसा कह सकते हैं क्या सर कि 730 डेज में 2 राउंड कंप्लीट किए, उसके बाद फिर से 2 राउंड कंप्लीट किए अगले 730 डेज में, उसका अगले 730 डेज में फिर से 2 राउंड कंप्लीट किए, कह सकते कि नहीं कह सकते? यस सर। तो क्या इसका टाइम पीरियड 730 डेज भी है? नहीं सर। तो ये चीज़ हमें टाइम पीरियड की डेफिनेशन में मेंशन करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, मिनिमम। मिनिमम टाइम आफ्टर विच अ पीरियोडिक मोशन रिपीट्स। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स
इन यूनिट टाइम इंटरवल। यूनिट टाइम मतलब जनरली 1 सेकेंड। ओके बेटा, तो 1 सेकेंड में या एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए आप टाइम की यूनिट सेकंड ले रहे हो तो 1 सेकंड में, टाइम की यूनिट अगर आप एक दिन डेज में काउंट कर रहे हो तो एक दिन में, ठीक है बेटा। टाइम की यूनिट अगर आप ईयर्स में ले रहे हो तो 1 साल में। 1 साल में मोशन अपने आप को जितनी बार रिपीट कर लेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या है फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। जस्ट या बोलोगे सर ये कैसे आया, तो सोचिए, मान लेते हैं कि कोई ऑसिलेशन अपने आप को कंप्लीट करने में 0.2 सेकंड लेता है, ठीक है। ओके बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट करेगा, इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकंड हो गया ना, तो 1 सेकंड में ये मोशन अपने आप को कितनी बार रिपीट कर लेगा। सर 5 टाइम्स। कैसे निकाला, कैसे निकाला। सर रिपीटिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दिए। हाँ, 1/टाइम पीरियड निकाला ना, 1/0.2 निकाला ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस केस में, 5। 1/टाइम पीरियड तो 5 पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। हाँ, इसको हम लोग 5 हर्ट्ज भी कहते हैं। HZ का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज। ओके बेटा, इज इट फाइन नाउ। यस सर। सर स्क्रीन रिमूव मत करिएगा। आप नहीं रिमूव करेंगे तो देखो, ये पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेशन, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये ऑसिलेशन का है, वाइब्रेशन लास्ट में आएगा, ठीक है। सर आपने जो एजेड अच्छा, एक सेकंड। लिखा है उसका मतलब क्या बताया आपने? HERTZ, हर्ट्ज। 1/सेकंड को हर्ट्ज भी लिखा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है, पर सेकंड भी है और हर्ट्ज भी है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसा यूनिट। हाँ, अभी इस पे आ रहे थे, 1 सेकंड बेटा। सर हर्ट्ज वाला क्या बोले थे, हम सुने नहीं। सर हर्ट्ज वाला क्या बोले थे, एक बार मैं बता लिखवाऊंगा, दीजिए। चिंता मत करो। उसको कॉपी कर लो, उसका वाइब्रेशन भी लिख लो, फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है।
सर रिटर्न रिटर्न सर एक मिनट। सर लिख लिए। लिख लिया? सर ऊपर में जो एग्जांपल दिए हैं 0.2 सेकंड वाला वो भी लिख ले। नहीं वो मैं बाद में करा दूंगा, चिंता मत करो। ओके। ठीक है, आगे बढ़ूँ? यस सर। यस सर। ओके, सो मुझे बताइए यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? क्या होगा? 30 सेकंड। क्या क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम मेजर करे ना, क्या क्या हो सकता है? सेकंड हो जाएगा ऐसा ही, और क्या हो सकता है सर? आर हो सकता है सर, मिनट हो सकता है सर, डे हो सकता है सर, है ना, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? यस सर। है ना, ईयर्स हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड बहुत सारे हैं। ओके, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, है ना? तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो सर, एसआई यूनिट तो क्या है सर? ये तो सर 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय सेकंड हो गया। या फिर क्या लिख सकते हो इसको? सेकंड इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते इसी चीज को? यस सर। ये तो पढ़ लिया ना आपने मैथ्स में, कि नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ा है ना? और सर। इसी को क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HZ। ओके, समझ में आई बात? कोई यस सर। फ्रीक्वेंसी हो गया। और क्या हो सकती है? ऑब्वियसली सर, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे थे तो उन सबके इन्वर्स भी आ सकते हैं। पर मिनट भी हो सकता है। अदर क्या हो सकता है? पर मिनट हो सकता है, पर आर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? राइट, बट ऐसा ही क्या है, या तो सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। 1 ऑसिलेशन पर सेकंड इज सेम एज 1 हर्ट्ज। ओके बेटा, then there is something called amplitude. Amplitude क्या होता है? It is defined as maximum displacement from mean position during oscillation. Okay बेटा, मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक पेंडुलम बॉब इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। ओके बेटा, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा रहा है वो आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। ठीक है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? और वाइब्रेशन क्या है? Yes. वाइब्रेशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट वेरी फास्ट ऑसिलेशन। तो उसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें वैलिड है ना? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ूँ फिर? ये कॉपी पहले कॉपी कर लो, सर रुकिए सर। पहले कॉपी कर लो बोला तो। सर हो गया। हो गया? फिर एक मिनट। Watch Follow the Blues, The Ultimate Test, daily, only on Disney Plus Hotstar. Sir, completed. कंप्लीटेड? सर एम्पलीट्यूड में मैक्स के बाद क्या लिखे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है, आप एक काम करिए इसकी जगह डिस्टेंस लिख लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, ठीक है बेटा। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके सर। चलो, तो अच्छा वैसे आपको बता दूं, ये आपका मीन है और जो जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। तो कितने एक्सट्रीम होंगे? 2 एक्सट्रीम होंगे, है ना? बीच वाले क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे, इधर एक्सट्रीम इधर एक्सट्रीम। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? No sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड आ गया। अगला क्या है? क्या बोला था? यूनिट ऑफ टाइम पीरियड आया ना? और कुछ आया क्या? नहीं। ठीक है फिर। चलो, अगला टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। किसी को इसका मतलब समझ में आता है? ऑडिबल और इनऑडिबल अंग्रेजी का मतलब समझ में आता है? साइंस से छोड़ो, अंग्रेजी का मतलब समझ में आता है? इंग्लिश का मतलब है यहाँ पर। यस सर। ऑडिबल मतलब क्या ऑडियो हुआ? मतलब सुनाई देना। ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे रहे हैं, और इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा। ओके। सो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे साउंड की जो सुनाई दे सकता है, हम लोग सुन सकते हैं, और ऐसे साउंड जो हम सुन नहीं सकते। तो हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स हैं, ये 20 हर्ट
20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये कितनी सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम कितनी सुन सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स है। अब यार विथ एज ऑब्वियसली ये रेंज कम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जो एजेड लोग होते हैं उनको बहुत कम चीज़ें सुनाई देती है, राइट? ऑब्जर्व तो किया होगा ना इस चीज़ को। हाँ सर, जिसका ज़्यादा एज आता है उनको कम सुनाई देने लगता है। बचपन में आपको 20 हर्ट्ज से थोड़ा, जब एकदम जो छोटा बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, उसको शायद 20 हर्ट्ज से ऊपर का भी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है। पर नॉर्मली जो हेल्दी ईयर्स है वो अप टू 20 किलो हर्ट्ज सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा सुनाई नहीं देता। ठीक है बेटा, सो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। एक अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से कम है तो सुनाई देगा क्या? नहीं सर। नो सर। इसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। ओके बेटा, और अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। ओके, जो हमारी सुनने की जो रेंज है उससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो इंफ्रा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो अल्ट्रा। ओके बेटा, यस यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। अच्छा, और ये दोनों ही साउंड क्या हो गए? इनऑडिबल हो गए, है ना? ठीक है बेटा, यस सर। अल्ट्रासाउंड के कुछ यूजेस भी हैं, जानते हो आप लोग? जानते हो कि नहीं जानते हो? नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड, वर्ड तो सुना यस होगा सर। सर ये सब सर ये सब टेस्ट में होता है। हाँ, मेडिकल टेस्ट में होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी नाम है, हम लोग उसे अल्ट्रासाउंड ही बोल देते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करा लो, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो। ओके बेटा, यस सर। एक्चुअली आप यूँ समझ लो कि हमें साउंड की स्पीड पता है ना? क्या किया, एक सोर्स से साउंड निकला, आगे कोई हर्डल था, उससे टकरा कर साउंड वापस आया, तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम मिलाकर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है? हाँ या ना? यस सर। अगर ये डिस्टेंस x है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम पीरियड इनटू टाइम? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? 2x क्यों हुआ? क्योंकि गया x आया x, राइट? टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल के साउंड ने? सर 2x। 2x। तो 2x जो डिस्टेंस है ये कितना है? दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम, राइट? हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग सोनार बनाते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है?
ये बेसिकली सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, पर इसका पर्पस है कि मान लीजिए एक शिप सी में जा रही है, उसको पता लगाना है कि नीचे जो सी है उसका डेप्थ कितना है, तो वो कैसे यूज़ करेगा? सेम प्रिंसिपल यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? है ना? यस सर। उसको ये पता लगाना है आगे कोई आइसबर्ग तो नहीं पड़ा हुआ है, तो कैसे मेजर करेगा? इसीलिए तो पता चलेगा कि कितनी दूर आइसबर्ग, हाँ या ना? यस सर। उसे ये पता लगाना है कि सामने कोई एनिमी शिप तो नहीं आ रही, तो यही प्रिंसिपल यूज़ होगा, हाँ या ना? यस सर। उसे ये तो नहीं, ये पता लगाना हो कि सामने कोई सबमरीन तो नहीं आ रही, तो यही प्रिंसिपल यूज़ होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो सोनार है ये बेसिकली सी में हमारे बहुत काम आता है, ठीक है? और अल्ट्रासोनोग्राफी में तो काम आता ही आता है। पहले अगर आपको देखो बेटा, आपको एक इन जनरल चीज़ बताया था, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, बट अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और प्लस आपके लिए दुनिया में आपको चीज़ों के रिस्पेक्ट करना भी सीखोगे सही तरीके से। कभी भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कहीं पे भी कुछ और चीज़ पढ़ते हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, आपको पता है मल्टीपल यूजेस हैं। तो हमेशा सबसे पहले वो यूजेस लिखो जो मेडिसिन में होता है उसका, या मेडिकल साइंस में होता है, ठीक है? ओके, समझ में आ रही बात? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हाँ या ना? सर। कितना इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस में चीज़ों का यूज़, समझ में तो आ ही गया होगा अभी के टाइम पे। यस सर। तो यस सर। इसलिए पहले क्या लिख लो हमेशा? अल्ट्रासोनोग्राफी। इससे याद भी रहता है कि हाँ मेडिकल में ये था, इसके बाद अलावा मतलब उसके बाद सेकंड यूज़ ऐसे बताने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का यूज़ का भला हो सके, और लास्ट में जो वॉर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है? समझ में आई बात? तो दैट विल गिव यू सोचने का आपको एक होता है ना कि सर बहुत सारे यूजेस हैं, याद नहीं आते, एग्जाम में लिख देते 5 यूज़ बताओ, सोच ही नहीं पाते 5 यूज़ एक साथ, क्योंकि आप सारे के सारे यूज़ एक साथ सोच रहे होते, राइट? है ना? होता है कि नहीं होता ऐसा कभी कभार? यस सर। तो उसमें अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाओ कि मैं सबसे पहले तो वो यूज़ बताऊंगा किसी भी चीज़ का जो कि मेडिकल साइंस में होता है, उसके बाद मैं वो यूज़ बताऊंगा जिससे कि गवर्नमेंट या कोई बंदा एक साथ बहुत सारे लोगों का इलाज कर सके या भला कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है? मतलब उनको फूड पहुंचा सके या कुछ ऐसा, ठीक है? उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा सके या कुछ भी इस तरीके का चीज़, ठीक है? और लास्ट में ऐसी चीज़ें सोचो, ऐसी यूज़ सोचो जो कि वॉर्स वगैरह में उसका यूज़ होगा, ठीक है बेटा? तो आप देखोगे कि मोस्टली आपके जो यूजेस हैं वो कवर हो जाएंगे, कभी आप कुछ पॉइंट्स भूलोगे नहीं, रेयरली भूलोगे, ठीक है बेटा? सो जो भी है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड समझ में आ गया आपको, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड समझ में आ गया। देखो ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है ये क्लास 9th में है, 8th में नहीं है, मैंने बस यहाँ बता दिया, ठीक है बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस का मतलब साउंड जो हम सुन रहे हैं वो कितना लाउड है और कितना डिम है, ठीक है? ओके बेटा? यस सर। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आई बात? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ओके बेटा? आप बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकें और सही तरीके से मेजर कर सकें। सही तरीके से मेजर करने का मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट जो मैं लूँ और आप लो वो सेम टू सेम आए, ओके बेटा? ठीक है? मैं लूँ, मैं मेजर करूँ, आप मेजर करो, आपके पेरेंट्स मेजर करें, मेरे पेरेंट्स मेजर करें, आपके दादाजी मेजर करें, आपका दोस्त मेजर करे, कोई भी उस चीज़ को मेजर करे, सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट सबके लिए सेम आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है बेटा? हम फिजिक्स में उसी को पढ़ते हैं। लाउडनेस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ओके? ओके सर। ओके सर। पर इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। घर पे बैठ के कभी कार्टून वगैरह देख रहे हो, तो किचन से कई बार मम्मी की आवाज़ आती है, कितना तेज टीवी चला रखा है, स्लो करो आवाज़,
आती कि नहीं आती टीवी? आती कि नहीं आवाज़ ऐसे? यस सर। यस सर। आपको जो कार्टून में जो डायलॉग बोल रहा होता है वो आपको ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहे होते, और मम्मी उधर चिल्ला रही होती कि कितना तेज चिल्ला रहे हो, है ना? हाँ या ना? बोलो। यस यस सर। आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है और उधर से मम्मी को इतना तेज लग रहा है वो साउंड कि वो आपको डांट रही है। मतलब क्या है कि वही साउंड आपके लिए डिम है और आपकी मम्मी के लिए लाउड है। हाँ या ना? यस सर। तो दोनों के लिए वो साउंड, किसी के लिए लाउड है किसी के लिए डिम है, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ना उस चीज़ का। यस सर। ये क्या बताता है? हाउ लाउड और डिम, डिम नहीं बोलना चाहिए, फेंट बोलना चाहिए, फेंट अ साउंड इज। ठीक है, कोई दिक्कत? फेंट मतलब डिम ही होता है। हाँ, स्लो, धीरे। ठीक है, ओके सर। हाउ लाउड और फेंट अ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। उसका जब हम बोल रहे हैं लाउडनेस ऑफ साउंड तो वी मीन दिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ज़्यादा साउंड लाउड होगा, मतलब समझ रहे हो ना, ऑब्वियस चीज़ है, राइट? लाउडनेस डिपेंड किस पे करेगा? तो सर लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ओके बेटा, क्योंकि साउंड किससे क्रिएट हुआ? वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ ना। साउंड बेसिकली वाइब्रेशंस ही हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशंस कितनी ज़्यादा है, क्या वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि साउंड कितना लाउड है। ओके बेटा? ओके सर। चलो, दूसरा है पिच ऑफ साउंड। ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये बात किस बारे में कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ श्रिल और ग्रेव, ये तो वर्ड ही नहीं पता होंगे अपन को ना। वर्ड पता है क्या? यस, श्रिल का पता है। सर ग्रेव का पता है। ग्रेव का मतलब क्या? वो कब्र। देखो, श्रिल का मतलब होता है पतली आवाज और ग्रेव का मतलब होता है भारी आवाज। ठीक है, श्रिल का मतलब क्या होता है? पतली आवाज होती है, और ग्रेव का मतलब क्या होता है? भारी आवाज होता है। ओके बेटा? ओके सर। कोई साउंड श्रिल कब होगा? जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। हाँ, इसको हाई पिच कहते हैं। श्रिल का मतलब होता है पिच हाई है, और ये होता कब है? जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है? बट जब हम बात क्या कर रहे हैं? पिच ऑफ साउंड, तो जो साउंड श्रिल होता है उसको हम हाई पिच साउंड भी कहते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भी। ये वो कब होता है? जब साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ओके बेटा? ग्रेव साउंड कब होगा? इट इज लो पिच। कब होगा ऐसा? जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, मुझे बात बताइए, आवाज़ किसकी पतली होती है? लड़के की कि लड़की की? लड़की। सर लड़की। सर लड़की। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये जो श्रिल साउंड है, आप सोच सकते हो ये गर्ल और चिल्ड्रन की होती है। छोटे बच्चों की आवाज़ भी बहुत श्रिल होती है ना, वो चीखते हैं तो कान में एकदम से लगता है ना कि नहीं लगता है? हाँ या ना? छोटे बच्चे जो चीखते हैं बिना बात के, अपनी बात समझा नहीं पाते तो चीखते हैं, उनकी साउंड उनकी साउंड एकदम से कान में चुभती है कि नहीं चुभती? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेव साउंड कब होता है? किसका होता है? मेन का होता है, या फिर ओल्ड पीपल का होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे सिंपल सा बताया था, अमिताभ बच्चन। समझ में आ गई बात? यस सर। बूढ़े लोगों का साउंड ग्रेव होता है, छोटे बच्चों का साउंड श्रिल होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों के साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं। वैसे तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में हम लोग
मैथमेटिकली डिराइव भी करते हैं। पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन है, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो काफ़ी स्टिफ होता है, हाँ है ना? मतलब स्टिफ नहीं होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पूरा अच्छा सा क्या बोलना चाहिए उसे, इलास्टिक होता है, राइट? हाँ है ना, होता है ना? यस सर। यस सर। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सारी स्किन ढीली हो चुकी होती है, अंदर के ऑर्गन्स भी ढीले हो चुके हैं, है ना? थ्रोट भी ढीला हो चुका है, राइट? यस सर। तो आप खुद बताइए कि कौन तेजी से वाइब्रेट करेगा, टाइट चीज़ या टाइट स्ट्रिंग तेजी से वाइब्रेट करेगी या ढीली स्ट्रिंग तेज वाइब्रेट करेगी? बताइए, खुद सोचिए। सर टाइट। सर टाइट। तो टाइट। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, छोटे बच्चों के आवाज़ की कि बड़े बूढ़े लोगों की आवाज़ की? सर छोटे बच्चों की। हो रहा है ना, फिजिक्स काम कर रही है ना पूरी तरीके से? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पिच का, सॉरी, लाउडनेस भी समझ में आ गया और पिच भी समझ में आ गया, है ना? हाँ है ना? यस सर। लाउडनेस Yes, sir. समझ में आ गया, पिच समझ में आ गया, अल्ट्रा ऑडिबल इनऑडिबल समझ में आ गया, तो बचा क्या इस चैप्टर में? कुछ नहीं बचा। एक चीज़ और देख लेते हैं, म्यूजिक एंड नॉइज अगेन। सर प्रीवियस पेज दिखाई ना हाँ, please। कॉपी कर लो। सर ओके। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। अगला टॉपिक है हमारा म्यूजिक एंड नॉइज। ठीक है, म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है? ठीक है बेटा। जो साउंड हमें प्लीजिंग लगे वो म्यूजिक है, और जो साउंड हमें डिस्टर्बिंग लगे वो क्या है, नॉइज है। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? अब अगेन ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। क्यों सब्जेक्टिव का मतलब? अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर हो सकता है, हाँ या ना? फॉर एग्जांपल वो जो मेटालिका और रॉक वगैरह जो होते हैं, ये मेरे लिए नॉइज़ है आज की डेट तक। हो सकता है आप में से किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। होगा ही किसी न किसी के लिए, तभी तो इतना चलता है वो सब, है ना? ज़्यादातर जो मेटालिका वगैरह, जो मेटालिक रॉक बैंड जो होते हैं, उनका जो वो जिसको म्यूज़िक कहते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को वो उसमें सर दर्द हो जाता है। ठीक है, सो वही चीज़ जो किसी के लिए म्यूज़िक है, किसी के लिए नॉइज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर। सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो कब प्ले हो रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले पड़ोसी के घर में शादी है और रात को 12 बजे 1 बजे तक वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, गाने बज रहे हैं जिस पे लोग डांस कर रहे हैं, आपके लिए वो म्यूज़िक है कि नॉइज़ है? सर नॉइज। और वही Noise है। गाना जब आपके घर में किसी शादी में बज रहा होगा तो आपके लिए क्या है वो? म्यूजिक। सर म्यूजिक। म्यूजिक है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है? यस सर। है ना? तो जो साउंड प्लीजिंग लग जाए वो म्यूजिक है, जो साउंड प्लीजिंग नहीं लगे, वो जो डिस्टर्बिंग लगे, वो क्या है, नॉइज है। ठीक है। अब देखो, नॉइज अपने आप में एक पोल्यूशन है। ओके बेटा, कई साउंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते आपके घर के बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छा लगता है क्या दिन भर? नो सर। मान लो आप ट्रैफिक में फंस गए, 4 घंटे लोग पिपियाए जा रहे हैं, पे पे पू पू कर रहे हैं, अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? ये सब क्या है, नॉइज है, राइट? और जब आप इससे इतने ज़्यादा नॉइज, मान लीजिए बहुत किसी फैक्ट्री में चले जाओ जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन चल रही हैं, तो आवाज़ अच्छी लगती है क्या? नो सर। नहीं लगता नो ना? सर। तो ये सब जो साउंड है, ये सब के सब क्या है, नॉइज़ है। और नॉइज़ सिर्फ
हमें उस मोमेंट के लिए तो डिस्टर्ब करते ही हैं, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। नॉइज़ से बहुत सारे नुकसान होते हैं हमें, ठीक है बेटा। जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कान तो ख़राब हो ही सकते हैं अगर ज़्यादा नॉइज़ में रहोगे तो, है ना। यस सर। ठीक है, तो इट कैन कॉज, क्या क्या कर सकता है, अरे यार क्या हो रहा है, इट मे कॉज क्या क्या बताइए तो। सर हियरिंग प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ओके। समझते हो कि नहीं समझते हो हाइपरटेंशन का मतलब? यस सर। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। एंग्जाइटी, ठीक है, और हियरिंग एम्पेयरमेंट, ओके। हियरिंग लॉस, आप हियरिंग लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स, नॉइज पोल्यूशन हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी हो गया कि नॉइज को मेजर किया जाए। कहने का मतलब क्या है, नॉइज या इवन जो लाउडनेस है, इवन जो लाउडनेस है बेटा, वो लाउडनेस कैसी क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है ना, कोई मेजरमेंट तो हो नहीं सकती उसकी, राइट। यस सर। तो क्या बोल रहा था मैं, एक सेकंड रुको। हाँ, तो अब क्या हुआ, आपके कल के दिन एग्ज़ाम है, आपके पड़ोसी घर में शादी है, वो म्यूज़िक रात को 10 बजे तक बजा रहा है। आपने बोला चलो ठीक है, उसकी यहाँ शादी है, मेरे एग्ज़ाम में तो क्या हुआ, इतना तो बनता है, खाना तो खिलाएगा ना, है ना। यस यस सर। लेकिन 11 बज के उसका म्यूज़िक बंद ही नहीं हुआ। आपने बोला अंकल कल एग्ज़ाम है, प्लीज़ म्यूज़िक बंद कर दो या कम कर दो। उसने बोला अरे शादी अपने घर में, तेरे म्यूज़िक क्यों बंद करें, हैं, एग्ज़ाम तो हर साल आता है, शादी एक बार होती है, आपको अच्छा लगेगा? नो सर। आपने बोला अंकल फिर भी ट्राई करो। आप बड़े पोलाइटली बोल के आ गए वापस। 12 बज के म्यूज़िक बंद ही नहीं हो रहा, आपको सोने नहीं दे रहा। पहले तो पढ़ने नहीं दिया, वहाँ तक तो आपने बर्दाश्त कर लिया, अब सोने नहीं दे रहा, एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, है ना। यस सर। आप फिर से गए कि अंकल प्लीज़ बंद कर दो। उसने बोला अबे पार्टी अपने घर में नहीं होगा बंद, आपको अच्छा लगेगा? मैं तो पुलिस को बुला लेती। नो सर। अब आपने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया, ठीक है। पुलिस आ गई। उस पुलिस वाले ने बोला कि अरे आप इतना तेज़ म्यूजिक बजा रखा है, बंद करो उसे। पड़ोसी को बोला, अब क्या होगा? पड़ोसी बोला अगर पढ़ा लिखा होगा तो बोलेगा ओए कैसे पता नॉइज़ है, हैं, कैसे पता नॉइज़ है, मेजर करके दिखा तब मानूंगा, नहीं तो कोर्ट में क्या केस करोगे। तेज़ गाना बजा रहा था, कितना तेज़ गाना बजा रहा था, हैं, बोलो। इसको तो मेजर ही नहीं कर सकते, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। आपकी रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट ली, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई भी, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, राइट। तो उसको मेजर करने के लिए लाउडनेस को मेजर किया गया जबरदस्ती। जबरदस्ती का तरीका है, अभी बस यूनिट समझ लो कि कैसे मेजर करते हैं, इन डेसिबल्स, ओके। दिख रहा है डेसिबल्स है ये, ओके, डेसिबल्स में मेजर करते हैं, ओके बेटा। नॉर्मली अगर घर में आप सब कुछ बंद भी कर दो, पंखा, टीवी, सब कुछ बंद कर दो और चुपचाप बैठे हो, कोई नहीं बोलेगा, तब भी 30 डेसिबल्स का साउंड तो बैकग्राउंड में रहता ही हमेशा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। 50-60 डेसिबल तक बढ़िया रहता है, उसके आगे जाके हमें प्रॉब्लम होना शुरू होती है, ठीक है। जनरली
ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आप कोई भी बंदा अगर म्यूज़िक चला रहा है तो ही शुड नॉट गो अबव 70 और 80 डेसिबल्स, ऐसा कुछ रहता है, रूल्स रहता है, ठीक है बेटा। सो नॉइज़ पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, उसको कर्व करने के लिए हम लोगों ने ज़बरदस्ती लाउडनेस को मेजर करने का, इवन दो लाउडनेस क्या है, मेजरेबल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती मेजर किया गया, और वो इनफैक्ट लाउडनेस की जगह किसी और क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसका नाम है इंटेंसिटी, इनडायरेक्टली इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, बट उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा म्यूज़िक बजेगा, कब नहीं बजेगा। ये नॉइज़ पोल्यूशन से आपको बचाने के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्या, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है उसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाए, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्रीज घर से दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। एयरपोर्ट्स घर से दूर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। कई लोग बोलते हैं Yes, sir. अरे यार एयरपोर्ट बन रहा है, वो हम बगल में ज़मीन ले लेते हैं, बढ़िया ज़मीन रहेगी, बगल में एयरपोर्ट है। मतलब यार बगल में एयरपोर्ट है, ज़मीन बढ़िया रहेगी, रोज़ प्लेन उड़ेगा, कान खराब हो जाएंगे तुम्हारे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और लोग उस एयरपोर्ट के पास वाली ज़मीन के लिए बहुत हाई प्राइस देके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, पता नहीं क्या सोच के। आप रहना चाहोगे ऐसी जगह पे? नो सर। नो सर। इससे बड़े बस अड्डे पे रह लो, अच्छा लगेगा? इसी कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत पता नहीं क्यों उनका ऐसा शौक होता है कि अपना घर बनाते एकदम मेन रोड पे, होता है कि नहीं होता? यस सर। फ्लैट्स बन रहे हैं एकदम मेन रोड पे, आपने देखा होगा खूब सारे फ्लैट्स मेन रोड पे बनते हैं। आप खुद सोचिए, फ्लैट अगर मेन रोड पे, बगल में सामने कार कभी बस जाएगी, कभी कुछ जाएगा, कभी हॉर्न बजेगा, कभी कुछ होगा, उससे दिन भर डिस्टर्बेंस होती है कि नहीं होती? यस सर। थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया मेन रोड्स वगैरह से दूर होना चाहिए। मेन रोड्स पे आप दुकानें लगाओ, घर मत बनाओ, राइट? समझ में आई बात? नहीं Yes, तो sir. क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे बाद में, है ना? ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। सो नॉइज पोल्यूशन भी क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सर। और क्या होता है नहीं, नहीं। बाकी कुछ छूटा तो नहीं मेरे ख्याल से? आपका टॉपिक जो चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, एक बार कुछ छूटा तो नहीं, चेक कर लेता हूँ। नॉइस पोल्यूशन हो गया, ऑडिबल इनऑडिबल हो गया, नॉइज इन म्यूजिक हो गया, स्टिलनेस एंड पिच हो गया, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड हो गया, ईयर्स आपको अलग से करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर का थ्योरी आपके क्लास 8 के लेवल पे मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना ही चैप्टर है बेटा। समझ में आई बात? यस सर। बड़ा चैप्टर है कि छोटा चैप्टर है? सर छोटा है। बहुत ही छोटा है ना? यस सर। एक बार सब लोग बुक से रीडिंग लगा लेंगे, और बुक से रीडिंग लगाने का मतलब, आप लोग बुक से पढ़ते हो ना, तो एक आप लोग गलत काम करते हो। क्या गलत काम करते हो? सिर्फ वाइट में जो लिखा होता है उसको पढ़ते हो, और जो ब्लू और ग्रीन और पिंक कलर के डब्बों में जो लिखा रहता है ना, उसको पढ़ते नहीं हो बेटा। उन सब जगहों पे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होता है, ठीक है, उन सबको पढ़ो। एक बार पूरी रीडिंग लगाओगे, नेक्स्ट क्लास में नोट्स दे दिए जाएंगे, नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स बनवा दिए जाएंगे आपसे प्रॉपरली। उसकी अगली क्लास में क्या किया जाएगा? क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। सर। और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो आज 23 है, मेरे ख्याल से 7 जुलाई को आपको ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और हाफ ईयरली में तो इससे आगे तक आएगा नहीं, क्या आएगा? हाफ ईयरली में तो इतना ही आएगा ना बेटा। अभी बताया नहीं। सर नहीं जानते। नहीं जानते? कोई बात नहीं, जो भी आएगा, जो भी होगा, जितना भी आएगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि आप देख ही रहे हो, चैप्टर तो आपका कोई भी अगर आपके सिर्फ क्लास 8 के लेवल पे कराया जाए तो 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। सो अगर आपका सिलेबस में मान लीजिए बाद में भी कुछ ऐड होता है तो हम करा देंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी मेरे ख्याल से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। सो अब जब ये चैप्टर हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस के बाहर है, अगले 4-5 क्लास तक, ठीक है बेटा।
कोई ओके दिक्कत? सर। ओके सर। कोई दिक्कत है किसी को? सर जी सर, कोई नो सर। नहीं है ना? तो अगले कुछ 4-5 क्लासेस में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद के 4-5 क्लासेस में मैं कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। और वो उसके बाद मान लीजिए किसी का सिलेबस आ जाता है कि सर जिसमें मेरे स्कूल के एग्ज़ाम में ये दूसरा चैप्टर आ रहा है, तो मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट का सिलेबस तो हो ही चुका है, हाफ ईयरली वाला ही बचा होगा ना, अगर बचेगा तो। नहीं सर, हम लोग का बीच बीच में और एक दो तो छोटा छोटा टेस्ट ले लेते। कोई भी टेस्ट अगर आने वाला हो कम से कम 2 हफ्ते पहले तो बताएंगे ना। यस सर। Yes, sir. मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके सर। चलो फिर ठीक है बेटा, रखते हैं फिर, क्लास ख़त्म करते हैं। सर इन्फॉर्म कहाँ करें?